कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 के लेसन नंबर 5 भूगोल विषय के लेसन नंबर 5 प्राथमिक क्रिया इसका अध्ययन हम शुरू करने जा रहे हैं। प्राथमिक क्रियाएं अध्याय नंबर 5 है भूगोल का, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इसका वीडियो है वो बना रहे हैं। तो अध्याय नंबर 5 प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले बात आ गई कि ये प्रथम आर्थिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया मतलब प्रथम पहले प्रकार की आर्थिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रियाओं से समझने से पहले हमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानना है बहुत जरूरी कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। इधर देखो, आर्थिक क्रियाएं क्या है? मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। मनुष्य के या मानव के वे क्रियाकलाप जितने प्रकार के क्रियाकलापों करता है उसको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इसके बाद आर्थिक क्रियाएं वो कितने प्रकार की, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है वो कितने? वैसे तो आर्थिक क्रियाएं वो 5 प्रकार की, लेकिन इस अध्याय में हम 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना है। पंचम या 5वें प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं वो आपके बुक के अंदर नहीं है। आपका जो ये अध्याय प्राथमिक क्रिया इसमें 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का है विवरण दिया गया है। आगे जब पढ़ेंगे तो 5वीं क्रिया भी है वो शामिल हो जाती है इसके अंदर। वैसे तो आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपको 4 आर्थिक क्रिया हैं उसका अध्ययन करना है। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं वो 4 प्रकार की। प्राथमिक क्रियाएं, इसके बाद 2 नंबर पे द्वितीयक क्रियाएं, 3 नंबर पे तृतीयक क्रियाएं और 4 नंबर पे आ जाती है चतुर्थक क्रिया। ये 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। लेसन नंबर 5 में हमें प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 6 या अध्याय नंबर 6 में हम द्वितीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे और अध्याय नंबर 7 में तृतीयक और चतुर्थ यानी कि तीसरी और चौथी क्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें लेसन नंबर 5 में हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो प्राथमिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा होगी कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है? पहली इसकी विशेषता प्राथमिक क्रियाओं की मानव प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव प्राकृतिक संसाधनों प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है उनका सीधा या प्रत्यक्ष तरीके से डायरेक्ट तरीके से उसका उपयोग कर लेता है वो प्राथमिक क्रिया। परिभाषा होगी मानव प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी
आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये प्राथमिक क्रियाओं की पहली विशेष बात, मानव प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। डायरेक्ट तरीके से प्रकृति जो देती है उसका सीधे उपयोग कर लिया और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली, या मनुष्य की जो आवश्यकता है वो पूरी हो गई प्राकृतिक संसाधनों से और सीधा उपयोग कर लिया, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। दूसरी विशेषता इसमें, प्राथमिक क्रियाओं की दूसरी विशेषता, इसमें भोजन व उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में प्रकृति द्वारा कच्चा माल, इसमें भोजन, लोगों के लिए भोजन या मनुष्य के लिए भोजन व उद्योगों के लिए, उद्योग है, उद्योगों के लिए कच्चा जो माल है, कच्चा माल वो प्राप्त होता है। ये प्राथमिक क्रियाओं की विशेषता है। प्राथमिक क्रियाओं की पहली विशेषता, मानव प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो प्राथमिक क्रिया। इस प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा भोजन व उद्योगों के लिए कच्चा माल वो प्राप्त होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के प्रमुख कार्य। प्राथमिक क्रियाओं के प्रमुख कार्य कौन कौन से, या प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला है आखेट करना। प्राथमिक क्रियाओं के प्रमुख कार्य, पहला है आखेट करना। आखेट करना या शिकार करना, यह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जो प्रकृति से शिकार करके जो कुछ भी मिलता है मनुष्य को, उस और मिलने के बाद उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। आखेट से या शिकार करने से जो भी उसने प्राप्त किया उससे उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। दूसरा, भोजन संग्रहण करना। वनों से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो दूसरे जो कार्य है वो लिखेंगे हम, भोजन संग्रहण करना, भोजन संग्रहण किया जाता है। तीसरे जो प्रकार का कार्य है वो है कृषि करना। कृषि है वो भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। चौथा है वो है लकड़ी काटना। लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करना या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, वो भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। पांचवें प्रकार का कार्य है वो है पशुपालन करना। पशुपालन है वो भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और अगला है खनन, लास्ट वाला खनन करना। खनिज धरातल से या भूमि की गहराई से, खानों से खनिज निकालना, ये खनन है, ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसकी इन सभी व्यवसायों की विशेषता क्या है? प्राथमिक क्रियाओं के ये जो प्रमुख व्यवसाय है इनकी विशेषता क्या है? पहले ये दो कार्य ले लेते हैं, पहला खेत करना और भोजन संग्रहण करना। इन दोनों की विशेषता क्या है? ये सभी कार्य हैं वो अति शीत व अधिक गर्म क्षेत्रों में किए जाते हैं। पहला आखेट करना और भोजन संग्रहण करना, ये दो प्रकार के कार्य हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं? आज वर्तमान के अंदर किए जाते हैं। कुछ आदिवासी या जनजाति है वो इस प्रकार के आखेट या शिकार करके अपना जीवन यापन करती है, या वनों से या जंगलों से भोजन को इकट्ठा करके वो अपना जीवन यापन करती है। तो ये दोनों प्रकार के जो कार्य है वो कहाँ पर किए जाते हैं? अति शीत ठंडे प्रदेशों, ध्रुवीय प्रदेशों, अति शीत व गर्म क्षेत्रों में, अति शीत व गर्म
क्षेत्रों में ये व्यवसाय किए जाते हैं। कौन कौन से? आखेट करना और भोजन संग्रहण करना, ये दोनों प्रकार के कार्य है वो किए जाते हैं। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में, जो ठंडे प्रदेश है, अति शीत ठंडे प्रदेश और गर्म जलवायु वाले जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार के कार्य वो किए जाते हैं। कौन कौन से? आखेट करना और भोजन संग्रहण करना, ये दोनों प्रकार के कार्य है वो किन क्षेत्रों में होते हैं? अति शीत या ठंडे प्रदेशों में, दूसरा गर्म क्षेत्रों की जो जलवायु है वहां पर भी ये दोनों प्रकार के कार्य है वो किए जाते हैं। फिर एक प्रारंभिक व्यवसाय की दूसरी विशेषता क्या है? इन व्यवसायों में पूंजी की कम आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है। प्रारंभिक व्यवसाय के अंदर पूंजी है वो कम लगती है, पूंजी के इनके अंदर कम आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता, इन कार्यों को करने के लिए किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान है उसकी आवश्यकता नहीं होती। निम्न स्तर का जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान निम्न स्तर का होता है। किसी प्रकार का प्रशिक्षण है वो देने की जरूरत है वो इसके अंदर नहीं होती। आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, खनन करना, इन सभी कार्यों के अंदर किसी प्रकार की उच्च तकनीक का ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। निम्न तकनीक का जो ज्ञान होता है उसी के आधार पर ये व्यवसाय को कर लिए जाते हैं। पहले अति शीत और गर्म क्षेत्रों में इस प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। इन व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। तीसरी बात विशेषता, तकनीकी ज्ञान की इसके अंदर आवश्यकता है वो नहीं होती और इनमें भोजन है वो अधिशेष नहीं रहता, भोजन है वो बचता नहीं है, जितने उनकी आवश्यकता होती है उतना ही प्राप्त होता है या इससे कम भी प्राप्त हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं है उनको भोजन। अगर शिकार पर निकल गए, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर घूमना पड़ता है, तब जाकर इनको कुछ शिकार वो मिलता है या खाने के लिए कुछ मिलता है। तो इसमें भोजन में अधिशेष बचने की तो संभावना ही नहीं होती, अगर संभावना ही नहीं है, अगर मिल जाए तो भी अच्छी बात है। आखेट करने से बड़ी मुश्किल से बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर घूमना फिरना पड़ता है इनको शिकार करने के लिए। तो भोजन है वो अधिशेष हम नहीं लेता, भोजन नहीं बचता है, भोजन अधिशेष जितना आवश्यकता होती है उतना मिल जाए काफी है। अधिशेष रहने की तो बात ही नहीं है कि भोजन बच जाए इनके लिए। और लास्ट विशेषता है इसकी, प्रति व्यक्ति इनमें उत्पादन अब बहुत कम होता है। एक व्यक्ति का उत्पादन अब बहुत ही कम मिलता है। उत्पादन इकाई के हिसाब से कहें, प्रति व्यक्ति इकाई के हिसाब से तो उत्पादन अब उनको बहुत ही कम मिलता है। ये हो गए प्रमुख आर्थिक क्रिया। प्रमुख प्राकृतिक क्रिया में आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, खनन करना। और ये सभी कार्य की विशेषता क्या है? ये सभी कार्य वो अति शीत और गर्म क्षेत्रों में किए जाते हैं। इनमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है, तकनीकी ज्ञान और निम्न स्तर का वो चल जाता है। निम्न स्तर का अगर ज्ञान हो तो ये इस प्रकार के व्यवसाय किए जा सकते हैं। भोजन है वो इसमें अधिशेष नहीं रहता और लास्ट विशेषता है प्रति व्यक्ति उत्पादन उनका कम होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इन दो का। आखेट व भोजन संग्रहण का कार्य किन विश्व के किन क्षेत्रों में होता है? आखेट करना और भोजन संग्रहण का कार्य विश्व के कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? आखेट व भोजन संग्रहण का कार्य भोजन संग्रहण व आखेट के वैश्विक क्षेत्र। आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य विश्व के किन क्षेत्रों में होता है? आखेट और भोजन संग्रहण का
विश्व के दो क्षेत्रों में किए जाते हैं। पहला है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो निम्न अक्षांशीय। पहला निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यहां पर भी होता है। और दूसरा है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। विश्व के दो भागों में या दो क्षेत्रों में भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य किया जाता है। विश्व के अंदर भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य वो दो क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र या निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होंगे देखते हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में पहला है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन वाला जो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन, अमेजन जो नदी है, अमेजन बेसिन क्षेत्र, इसमें आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। ये जो क्षेत्र है वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। दूसरा कांगो बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, कहां पर है? कांगो बेसिन क्षेत्र, कांगो बेसिन क्षेत्र है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। कांगो नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर आज भी भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य वो किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बुशमैन जो जनजाति है वो भी आज भी भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य वो करती है। तो कांगो बेसिन हो गया निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के अंदर। दूसरा जो क्षेत्र है वो कांगो बेसिन हो गया, ये अमेजन नदी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, अमेजन नदी अमेरिका महाद्वीप के, अमेजन नदी के आसपास वाले जो क्षेत्र है वहां पर भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य किया जाता है। दूसरा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में कांगो बेसिन नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में, उसके आसपास वाले क्षेत्रों में ये भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहां पर भी भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य वो किया जाता है। और लास्ट के अंदर अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप है, वहां पर भी इस प्रकार के भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य वो किया जाता है। चौथा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये तो आ गए निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के अंदर है कि विश्व के अंदर है भोजन संग्रहण व आखेट के कार्य किन क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो दो क्षेत्रों में भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य किया जाता है। पहला है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, दूसरा है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत अमेजन नदी जो है उसके आसपास वाले जो क्षेत्र है वहां पर ये कार्य किए जाते हैं। दूसरा कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नदी है उसके आसपास वाले क्षेत्र में ये आज भी कार्य किए जाते हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है दक्षिण पूर्वी एशिया जहां पर आखेट करना और भोजन संग्रहण का कार्य वो किया जाता है। अब देखते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कौन से है? जहां पर आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य वो किया जाता है। इसके अंदर पहला देखते हैं उच्च अक्षांशीय में उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा जो क्षेत्र है वहां पर आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य वो किया जाता है। दूसरा अगर देखें तो उत्तरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी यूरेशिया जो क्षेत्र है वहां पर भी आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा इसके अंदर दक्षिणी चिली, दक्षिणी चिली, यहाँ पर भी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए तीनों, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली।
इन तीनों क्षेत्र है वो उच्च अक्षरास्यी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर भोजन संग्रहण और अखेट का कार्य वो किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आधुनिक समय में जो भोजन संग्रहण का जो कार्य है उसका व्यापारीकरण हो गया है। यानी कि पहले तो भोजन संग्रहण का कार्य वो केवल जीवन यापन के लिए किया जाता था। भोजन संग्रहण का कार्य है वो मनुष्य अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो करता था, लेकिन वर्तमान समय में इस व्यवसाय का व्यापारीकरण हो गया है। उद्देश्य है वो चेंज हो गया। पहले उद्देश्य था केवल जीवन यापन करने के लिए या अपना पालन पोषण करने के लिए अखेट और भोजन संग्रहण करता था, लेकिन अब इनका व्यापार होने लगा है। व्यापार के उद्देश्य से ये कार्य किए जाते हैं और व्यापार के उद्देश्य से कार्य होने लगा तो उसमें कुछ परिवर्तन आ गए। जो भी वनों से जो प्राप्त होता था या खेत या शिकार करने से जो प्राप्त होता था उसमें कुछ परिशोधन या बदलाव करके उन वस्तुओं का व्यापारीकरण प्रारंभ कर दिया। तो आज के लिए इतने ही। कल पढ़ेंगे हमें कि भोजन संग्रहण का कार्य है उसका व्यापारीकरण है वो किस प्रकार से हुआ और कौन कौन सी वस्तु है उसका परिशोधन या उसका रूप बदल कर वो व्यापार किया जाने लगा। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।